हेलो 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 हेलो
स्वागतम सुस्वागतम. मान्यवर अतिथींचं आगमन झालेलं आहे. मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रकुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. त्याचप्रमाणे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते सतीशजी कुमार हे सुद्धा आज आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. त्याचबरोबर श्री शिरीष तारे विदर्भ प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच यांना सुद्धा विनंती करतो की यांनी आपण मंचावर यावं. विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक आदरणीय डॉक्टर सुपानदेवजी पिसे यांनाही विनंती करतो की यांनी आपण मंचावर यावं. आजचा हा स्वावलंबी भारत अभियानाचा अंतर्गत आपण युवकांसाठी रोजगार निर्मितीकरता काय करू शकतो आणि या संदर्भातच एकूणच पूर्ण देशामध्ये जी चळवळ उभी केली आहे त्याचं संपूर्ण माहिती आपल्याला देण्याकरिता आणि आपल्याला रोजगार सक्षम बनवण्याकरता या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात विद्यापीठाच्या रीतीप्रमाणे आपण प्रथमतः राष्ट्रगीताने करूया. यानंतर विद्यापीठ गीत होईल. आपल्या सर्वांना विनंती आहे कारण आपल्या स्थानावर उभं राहा. स्वावलंबी भारत अभियान अंतर्गत आजच्या या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष विद्यापीठाचे सन्माननीय प्रकुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे, आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री सतीशजी कुमार आणि त्याचप्रमाणे आज आपल्यात विशेषत्वाने उपस्थित असलेले शिरीष तारे, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी राष्ट्रसंतांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करावं आणि प्रथमतः दीप प्रज्वलन करावं.
आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे, प्रमुख अतिथी श्री सतीशजी कुमार आणि आज आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले विविध महाविद्यालयातून आलेले प्लेसमेंट ऑफिसर, स्टुडंट डेव्हलपमेंट ऑफिसर, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी तसेच स्वयंसेवक, आपल्या सर्वांचं या कार्यक्रमात मी स्वागत करतो. प्रथमतः आजच्या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांचा मी आपला अगदी संक्षिप्त परिचय करून देतो. श्री सतीशजी कुमार हे अखिल भारतीय संघटक आहेत स्वावलंबी भारत अभियानाचे आणि साधारणतः ते संपूर्ण देशभर भ्रमण करत असतात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये विशेषतः तरुणांमध्ये रोजगाराप्रती स्वयंरोजगाराप्रती रुची निर्माण व्हावी याकरिता त्यांना प्रेरणा देत असतात. त्याचप्रमाणे आपल्यामध्ये उपस्थित आहे श्री शिरीष तारे, सेवानिवृत्त अभियंता आहेत. ते सध्या त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. विदर्भ प्रांत संयोजक आहेत स्वदेशी जागरण मंचाचे. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी श्री सतीशजी कुमार यांचं स्वागत विद्यापीठातर्फे करण्याकरिता मी विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे यांना विनंती करतो. त्यांनी प्रमुख वक्ते श्री सतीश कुमार यांना ग्रामगीता भेट देऊन स्वागत करा. त्याचप्रमाणे आपल्या आज उपस्थित असलेले श्री शिरीष तारे, विदर्भ प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच यांचंही स्वागत ग्रामगीता देऊन सन्माननीय कुलगुरू करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. वास्तविकता कार्यक्रमात थोडासा बदल झालेला आहे. त्याच्यामुळे आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक अगदी वेळेवरच का असेना मी श्री शिरीषजी तारे यांना विनंती करतो की कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी प्रथमतः अतिशय थोडक्यामध्ये प्रास्ताविक द्यावं अशी त्यांना मी विनंती. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित डॉक्टर संजय दुधे सर, आजचे मुख्य वक्ते श्री सतीश कुमारजी, त्याचप्रमाणे श्री मुदगल सर, श्री पिसे सर आणि आपण आलेले आहेत. त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये मी जास्त वेळ न घेता मी माझ्या शब्दांना विराम देतो आणि आपलं त्यांचं मार्गदर्शन लवकरात लवकर मिळो याच्याकरता मी निरोप घेतो. धन्यवाद सर. अगदी वेळेवर आपल्याला ती प्रास्ताविकाची जबाबदारी दिल्याबद्दल क्षमा असावी, परंतु या संदर्भात कोणीतरी आधी वक्तव्य द्यावं आणि त्यानंतर कार्यक्रमाची सुरुवात व्हावी अशा प्रकारचं नियोजन ठरलं होतं. पण माननीय कुलगुरू आपल्यात उपस्थित नसल्यामुळे थोडा कार्यक्रमात बदल झाला. कुलगुरू उपस्थित असल्यामुळे सन्माननीय कुलगुरू आहेत उपस्थित. वास्तविकता काल परवाच आपला भारताचा बजेट मांडला गेला आणि अशी अपेक्षा केली गेली की येणाऱ्या काळामध्ये एक मोठी आर्थिक महासत्ता भारतीय आपला देश संपूर्ण जगामध्ये असा स्थापित होईल अशी महत्त्वाकांक्षा सुद्धा व्यक्त केल्या गेली. आणि कालच जर आपण सर्वांनी लोकसभेमध्ये जर चर्चा ऐकली असेल तर भारत हा एक देश आहे, युनियन ऑफ स्टेट्स आहे की राष्ट्र आहे या विषयावरही सुद्धा फार उपापोह झाला. पण आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की आपली भारतभूमी आपलं हे एक राष्ट्र आहे, एक संघ राष्ट्र आहे आपलं. आणि या संदर्भामध्ये या राष्ट्राला आपण जितकं आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करू तेवढाच आपला देश पुढे प्रगत होईल आणि आपल्याला आपली संस्कृती ही जगापर्यंत पोहोचवता येईल. हे सुद्धा त्याचं एक माध्यम आहे. कारण की APJ अब्दुल कलाम म्हणायचे की जर राष्ट्राचं तुम्हाला विकास करायचा असेल तर 3 गोष्टी केला पाहिजे. तो एक तसा की एक त्याची मिलिटरी पॉवर चांगली असली पाहिजे, दुसरं असं त्याच्यामध्ये शैक्षणिक व्यवस्था खूप चांगली असली पाहिजे आणि तिसरं म्हणजे त्याच्याकडे इकॉनॉमी पॉवर सुद्धा खूप स्ट्रॉंग असली पाहिजे. 3 घटक असले तर देश हा
एक समर्थ राष्ट्र होऊ शकतो असं अब्दुल कलामांनी आपल्या पुस्तकात म्हटलं होतं. आपल्या सर्वांचा अतिशय वेळ न घेता आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री सतीश कुमार यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आज आपलं प्रमुख वक्तव्य द्यावं. धन्यवाद. इस बहुत ऐतिहासिक और प्रसिद्ध विद्यापीठ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के उप कुलगुरु श्री डॉक्टर संजय दुधे जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ आए हुए हमारे स्वदेशी जागरण मंच के विदर्भ प्रांत के संयोजक श्री श्रीश तारे जी, विद्यार्थी विकास मंडल के संचालक डॉक्टर अभय मुदगल जी और राष्ट्र सेवा योजना के यहीं के इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सोपान देव पीसे जी, उतने ही सम्माननीय सामने बैठे हुए मेरे साथ आए हुए स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी, अध्यापक जन और प्रिय विद्यार्थियों, मेरा सौभाग्य रहता कि यदि मैं भी मराठी में बोल पाता, क्योंकि जिस महान संत के नाम पर यह विश्वविद्यालय है उस महान संत के बारे में सबसे पहले मैंने 1980 में जब मैं गुरुजी के ऊपर MS गोलवलकर जी जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक भी हुए, उनके उद्बोधन में पहली बार मैंने ये पढ़ा था कि ऐसे एक महान संत जो है और तुकडोजी महाराज हुए हैं और उनके नाम पर इस लगभग 100 वर्ष से स्थापित इस विश्वविद्यालय में आकर और आप सब लोग के बीच में खड़े होकर मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। ऐसे नागपुर से तो हमारा कनेक्ट बहुत पुराना है, नागपुर से तो नया नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं स्वदेशी का कार्यकर्ता हूँ और इस विश्वविद्यालय के साथ हमारा एक भावात्मक लगाव है और इस विश्वविद्यालय के साथ हमारा भावात्मक लगाव ऐसा है कि जो यहाँ के एक पूर्व कुलपति हुए हैं वो ही हमारे स्वदेशी जागरण मंच के प्रथम संयोजक थे, प्रोफेसर MG बोकरे। मेरा ख्याल है यार उनका कहीं ना कहीं फोटो लगा होगा, ये उन्हीं के ना कुलपतियों की फोटो है ना? हाँ कौन सा है? हाँ मागो बोकरे। हाँ उन्हें कब तक है? 90 तक, 88 से 90 है ना? वे यहाँ के कुलपति थे और 90 में यहाँ से सेवानिवृत्त होते ही 1991 में स्वदेशी जागरण मंच स्थापित हुआ, यही नागपुर में ही हुआ, तो उसके प्रथम संयोजक भी वे बने। इसलिए भी इस विश्वविद्यालय से हम स्वदेशी के लोगों को एक स्वाभाविक लगाव रहता है। तो मुझे जब सूचना मिली कि नागपुर में जाना है और नागपुर में उसी विश्वविद्यालय में जाना है जिस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बोकरे रहे, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक हर्ष था। ऐसे मैं सारे देश में भी जाता हूँ, सब जगह पर छोटे स्कूलों से लेकर बड़े विश्वविद्यालयों तक। दिल्ली मेरा केंद्र है तो वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटी, ये सब सामान्य चलना अलग बात है। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में गया, मैं मदुरई में गया, चेन्नई में गया या उसमें गया, वो एक बात है, किंतु नागपुर विश्वविद्यालय में क्योंकि बोकरे जी यहाँ पर रहे इसलिए बाकी की यूनिवर्सिटियों से इस यूनिवर्सिटी को हमारा लगाव थोड़ा अलग रहता है। और ये भी पक्की बात है कि आज यहाँ पर कोई भाषण करने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ, ना मैं इतना बड़ा व्यक्ति भी हूँ कि कोई मैं भाषण करूँ, किंतु सब जगह पर जाकर वहाँ के युवाओं से मिलना और उन विद्यार्थियों से उनके भविष्य के बारे में चर्चा करना, ये मेरा एक व्यक्तिगत इच्छा भी रहती है। और इस समय में तो हम लोगों ने एक स्वावलंबी भारत अभियान ही प्रारंभ किया है जिसका मूल केंद्र है भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान और युवाओं का रोजगार सृजन की ओर मुड़ना। तो आज उसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बाद में कुछ समय रहेगा तो विद्यार्थियों से
एक बातचीत भी हो सकती है, इंटरेक्शन भी होगा, किंतु पहले मैं इस समय पर भारत में बेरोजगारी की समस्या का कैसा स्वरूप है और उसमें समाधान क्या हो सकता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करता हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा था बैठे 40-50 विद्यार्थी। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके दिल दिमाग पर सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है, तो क्या उत्तर है आपका? है जॉब, कैरियर और राइट आंसर है। और आप ही के नहीं, आपके पेरेंट्स के भी यही है। आपके पेरेंट्स से पूछेंगे आपके दिल दिमाग पर सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, तो वो भी यही कहेंगे। आपके पिताजी हो, आपके माँ हो, कोई भी हो, यही कहेगा अरे लड़का जाता तो है वहाँ यूनिवर्सिटी में, अब पता नहीं उसका क्या होगा आगे, पढ़ाई तो बड़ी करता है लेकिन क्या करे। अरे बेटी हमारी लगी तो रात को 1-1 बजे तक रहती है किताबों में, यूनिवर्सिटी भी रेगुलर जाती है, पर पता नहीं क्या कुछ बात क्या होगा, कहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब होगा नहीं होगा क्या। तो जो हमारे और हमारे पेरेंट्स के दिल दिमाग के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, उसी की चर्चा आज होने वाली है। इसलिए कोई थ्योरेटिकल भाषण नहीं है, कोई मैं यहां पर उसके लिए भी आया भी नहीं हूं। मैं आप लोगों से इसी प्रश्न के बारे में चर्चा करने आया हूं जो आपके दिल दिमाग के ऊपर सर्वोपरि रहता है। किसी के पास इसका सॉल्यूशन है तो बोलो। चलो देखें, नागपुर वाले हो भाई, बड़े दिल दिमाग वाले हो। दिल तो हम दिल्ली वालों का ज्यादा होता है, दिमाग आप लोगों का ज्यादा होता है कोई सॉल्यूशन किसी के पास? नहीं है? तुम कुछ कहना चाहती हो गुड़िया? हाँ खड़ी हो, बोलो। हाँ हाँ, तुम्हारे में है? आ जाओ, आज क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या जुनून है, क्या करना चाहती हो, ये नहीं बताइए। अच्छा, टॉप सीक्रेट रखना है? हैं? हैं? हो जाएगा बच्चे बच्चे, अच्छा चलो जाओ, ठीक है, हो जाएगा तो बताएंगे। लेकिन शब्द तो अच्छा प्रयोग किया गुड़िया ने। आप लोग भी जाते होंगे, मैं तो जाता हूँ, आप लोग तो खैर नहीं जाते होंगे, मुझे वो नहीं है। मैं देश भर में पिछले 4-5 वर्षों से घूम रहा हूँ, और मैं पहले बताया कि मैं छोटे विद्यालयों से लेकर टॉप मोस्ट भारत की सब यूनिवर्सिटियों में प्राय हुआ हूँ। सब में एक ही प्रश्न है, इसका समाधान क्या है? राइट एजुकेशन तो हो ही रही है, और क्या हो रहा है? 100 साल की यूनिवर्सिटी है, क्या राइट एजुकेशन नहीं दे रही क्या? और क्या रॉन्ग एजुकेशन थोड़ी दे रही है? कुछ बेसिक पैराडाइम्स हैं, कुछ बेसिक दृष्टिकोण है, जरा ध्यान करना। कल भी मैं वहां पर बोल रहा था गोंडवाना में, भारत में बेरोजगारी की समस्या इसमें कितनी विकराल है, पहले से ही थी, कोरोना के कारण से इसका स्वरूप और बिगड़ गया। लेकिन ध्यान में क्या आ रहा है कि बहुत विचित्र स्थिति है, हमारे को उसके बारे में ठीक सी जानकारी ना होने के कारण से स्थिति हुई है। स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना हमारा सोचने का दृष्टिकोण खराब है। मैं पंजाब का प्रचारक रहा हूं, इसलिए मुझे अलाउ करो, मैं जानता हूं वो पंजाबी आपको समझ में नहीं आती होगी, जैसे मुझे क्या नाम है मराठी समझ में नहीं आती, आपको पंजाबी नहीं समझ में आती, तो भी मैं पंजाबी का गुरु नानक देव जी का एक वाक्य बोलता हूं। और वाक्य है, रब तैथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, वेखने वाली अख जड़ी ओदे विच नूर नहीं। इसका अर्थ ऐसा हिंदी में, रब तैथों दूर नहीं, रब ने ना भगवान तेरे से दूर नहीं है, तेरा भी कसूर नहीं, तुम्हारा भी दोष नहीं है, वेखने वाली अख जड़ी, जो देखने वाली आंख है,
उसदे विच नूर नहीं, उसमें ही वो जो देखने वाली एक दृष्टि होती है वो नहीं है ठीक, इसलिए दिख नहीं रहा है भगवान। एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमारे विद्यार्थियों, और क्षमा से कह रहा हूं, विद्यार्थियों के पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, उनकी एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखने का दृष्टिकोण ही ठीक ना होने के कारण से भारत की बेरोजगारी की समस्या विकराल हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। क्यों दिखाई दे रहे हो? क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर जो मुझे चाहिए 2.5 समथिंग वही है। और अगर मान लो मैं ये चश्मा, हमारे यहां मंत्र चलते हैं, 5 मंत्र दे रहा हूं रोजगार के। फर्स्ट है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न। स्टार्ट अर्निंग अर्ली का मतलब क्या है? जो मैंने पहले बताया, यह नहीं सोचना कि मेरे को कमाई, मेरा रोजगार, मेरी जॉब ये 24, 25, 26 या इस साल में आएगी। नो प्रोफेसर साहब, आपका डिपार्टमेंट ये काम है ना, है? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, और अगर बड़े भाई के नाम से समझो तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, इन बच्चों को ना ऑर्डर, और खासकर जो 60 बच्चे सामने बैठे ना मेरे, इनके तो रोल नंबर नोट कर लेना और मेरे को रिपोर्ट भेजना। नहीं किया तो मैं स्पेशली आऊंगा इनके लिए। और मैं बच्चों को खींचना भी जानता हूं। पहली बार तो प्यार से ही बात करनी पड़ती है, बाद में जरा फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। स्टार्ट अर्निंग अर्ली, ये क्या है? ये दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने 24-25 साल में कमाना है ना। इसी हफ्ते भारत की इंडस्ट्री के भीषम पितामह कौन है? टाटा, जमशेद टाटा। लेकिन आप जानते हैं जमशेद टाटा ने कमाई कौन सी उम्र में शुरू की थी? कौन बताएगा? स्टीव जॉब का तो पता रहता है, टाटा जी का पता है कौन सी उम्र में कमाई शुरू की थी? क्यों? कोई स्टूडेंट बोलो। जमशेद जी टाटा ने कमाई शुरू की थी 14 साल की उम्र में। ध्यान करना। भारत का यंगेस्ट बिलियनियर, अरबपति, यंगेस्ट इस समय का, विश्व का नंबर 2 का वो है, नाम है उसका रितेश अग्रवाल। सुना है नाम उसका? रितेश अग्रवाल की कंपनी का नाम क्या है? हाँ ठीक, ओयो का फाउंडर रितेश। इस समय पर उम्र है 28 साल। 2010 में उसने कंपनी शुरू की थी। पहले ओयो का एक दूसरा नाम शुरू किया था क्या, फिर बाद में ओयो लाया। यंगेस्ट बिलियनियर है वो, दुनिया का सेकंड, भारत का फर्स्ट। उसने कमाई शुरू कर दी थी 17 साल की उम्र में। विश्व का नंबर 2 का अमीर आदमी रहा, इस समय पर शायद 6 या 7वें नंबर पर है, वारन बुफे। अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन उसकी है। अमेरिका में 63 कंपनियां का वो है सीईओ। सीईओ मतलब तो सीईओ नहीं है, अब तो प्रेसिडेंट है, जो भी है। वारन बुफे। वारन बुफे का 10 बड़े प्रसिद्ध कोट दुनिया में मशहूर है। उसका 3rd कोट है, आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट, कौन बोला? खड़ी हो जा। क्या नाम है तेरा? कब पढ़ा ये? कितने समय पहले? तुम्हारी उम्र कितनी है? 19। तुम कमाती हो कुछ? कितना कमाती हो? इतना करती हो? देन गुड, पास हो। नहीं तो ओयो को पढ़ा क्यों? इसके नाम पे ताली बजा दो, गुड़िया के नाम पे। वारन बुफे कहता है आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट 11। और अगला, इस वाक्य का अगला पोर्शन है, तेरे को मालूम है अगला पोर्शन इस वाक्य का? अगला पोर्शन वो बोलते हैं, बट टुडे इन द एज ऑफ, क्योंकि ये 11 साल पहले स्टेटमेंट दिया था, अभी तो उनकी उम्र 83 है, तब 72 साल के थे।
But today, at the age of 72, I think I started late. दुनिया का पांचवा बड़ा अमीर आदमी जो तुम्हारा हर समय खाता रहता है, तुम्हारे 4 घंटे खा जाता है रोज के, फेसबुक चलाने वाला मार्क जुगरबर्ग, कौन सी उम्र में शुरू किया? 18 साल में। दुनिया की सबसे पहले $1 ट्रिलियन की कंपनी बनी, कौन सी? हाँ क्या? हाँ एप्पल। एप्पल को किसने बनाया? हाँ स्टीव जॉब ने। स्टीव जॉब में पहली कमाई कब शुरू की थी? शुरुआत तो 17 साल में की थी, लेकिन वो बड़ी अपनी जो कहते हैं ऑफिशियली मेरे को कमाई हो पाई वो 19 साल की उम्र में। हमने दुनिया के 200 सबसे अमीर लड़के लड़की मतलब जो लड़के तो खैर क्या कहना, उनको उन लोगों का अध्ययन किया, उसमें आया मेजोरिटी ने कमाई जो है 20 से नीचे नीचे शुरू कर दी। 11 से लेकर 20 की उम्र के बीच में ही कमाई शुरू करते हैं। और हमारे लड़के लड़कियां क्या सोचते हैं? 23, 24, 25 तक तो माँ बाप से लोन लेकर फलाना लेकर बस कर रहे थे। पढ़ाई करते हुए क्यों नहीं कमाना भाई? लेकिन अच्छा यहां भी पूछता हूं, जैसे इसने कहा कि मैं ये कमाती, थोड़ी कमाए 5,000, ठीक है ओके। तुम्हारी क्लास कौन सी है बच्चे? ग्रेजुएशन सेकंड ईयर? ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? अंडर ग्रेजुएशन? ओह गुड भाई। अच्छा, आप में से बाकी भी कुछ ऐसे होंगे जो इस तरह पढ़ाई करते हुए अभी कुछ 2,000, 3,000, 4,000, 7,000 कुछ ना कुछ कमाते होंगे। कोई ट्यूशन करके, कोई मेहंदी लगा के, कुछ तो भी अपना बाकी छोटा मोटा काम करके कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कमा रहे होंगे। ऐसे तरह हाथ खड़ा करो, करो करो, ज्यादा होंगे तो भी हाथ खड़ा करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत अच्छा, यार 6 खड़े जरा अपनी जगह पर ही। बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, खड़े जाओ जरा 6 बच्चे, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए जरा। अच्छा, आपने तो बता दिया, आप बताओ क्या करती हो और कितना को कमा लेती होंगी? अच्छा, डांस एकेडमी और स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे हैं, हाँ तो कितना कमा लेती हो उससे? यानी कुल मिलाकर 5,000 और 700 समथिंग ऐसा, हाँ 6,000 के आसपास, हाँ गुड। हाँ आप बताओ। ओ फाइन फाइन। और कितना कमा लेती हो? अच्छा 5,600 तक हो जाता है, 1,000, हाँ गुड। हाँ कौन सी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, फाइन। हाँ हैं कोचिंग से कितना कमा लेते हो? 15 to 20,000 हैं? 15,000? 15,000 कमा लेते हो? 15 से 20,000 तक भी? भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पीएचडी का स्टूडेंट हो, हैं? और 15 से 20,000 कमा रहे हो, फाइन। हाँ आ जाओ बच्चे, वो 5-7 बच्चे आ गए, कुछ बैठ जाओ। हाँ 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 अच्छा, जब सिम कार्ड बेचते थे तो 15-20,000 तक कमा लेते थे, अब उसकी सेविंग से 2-3 हजार रुपए कमा लेते हो, हाँ हाँ ठीक। अच्छा इधर बताओ, हाँ कितना कमा लेती हो? एक बार जोरदार ताली जरा इन 6 के लिए बता दी। अब ये जो बच्चे खड़े थे ये तो जाओ बैठ, जो बाकी बैठे थे ये खड़े जाओ जरा, तुम्हारी लगाऊं क्लास जरा मैं। मेरे को ये बताओ जरा, खड़े जाओ जरा बाकी जो है, और प्रोफेसर साहब इनको लास्ट तक खड़े ही रखो। मेरे को ये बताओ,
ये तुम्हारे बीच में है, इनको आपने तो नहीं करवाया, इन सबको, बाकी ये 6 लोगों को नहीं करवाया। मेरा तो मतलब नहीं, मैं तो अब आया ही आज हूं। मेरे को ये बताओ, तुम्हारे में से ही 6 स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए कमाई कर रहे हैं और आप नहीं करते हो, क्यों? तुम्हारे में से कोई अंबानी की लड़की हो तो फिर बैठ जाओ भाई, या टाटा का भतीजा हो तो कोई बैठ जाओ भाई, भी मेरे तो अंकल लगते हैं टाटा, तो इसलिए मैंने क्यों कमाना है, तो वो तो जाओ बैठ। नहीं तो मेरे को उत्तर दो कि आपका कुलीग कमा रहा है और आप नहीं कमाते हो, क्यों? एक ही कारण हो सकता है, आपका पापा, आपका ताया जी बड़ा अमीर आदमी है। आपको कह रहे बाप रे कहाँ फंसे, कौन आएंगे ये लेक्चर सुनने के लिए, गलती कर दी आज तो लेक्चर सुनने के लिए आ गए, बैठ जाओ। देखिए ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, कोई वो नहीं है। यूरोप में 18 से ऊपर 72% बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई, अपना जितना भी खर्चा है वो स्वयं निकालते हैं। 72%, थोड़ा सा इससे कम है, लगभग 69 के आसपास अमेरिका का ये है। विश्व में जो संपन्न देश हैं, जो संपन्न इकोनॉमीज हैं, वहां पर स्टार्ट अर्निंग अर्ली ही होता है। और बच्चों ये ध्यान कर लो, हमारे को 18-19 साल में, और अपना जो जिसका है, जैसे उसने कहा कंटेंट राइटिंग, ओ फाइन, वो डांस से, वो ट्यूशन से, वो बाकी किसी से, वो सिम बेचकर, जिसमें आपको रुचि लगती है, जिसमें आपका मन बनता है, जो आपके अड़ोस पड़ोस का आपका वातावरण है, यू मे स्टार्ट फ्रॉम 1000, 2000, 3, 4, whatever, इसको मत सोचो, बट स्टार्ट अर्निंग, अर्न व्हाइल यू लर्न। और आप फाइनल ईयर, आप ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करिए, अच्छे नंबरों से करिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो लड़के अपनी कमाई कर रहे होते हैं वो अपनी पढ़ाई के बारे में ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनके नंबर भी वहां ज्यादा आते हैं, वो अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति अधिक सीरियस, गंभीर हो जाते हैं। और अच्छा गंभीर बच्चा तो पढ़ाई भी अच्छी करेगा, कमाई भी अच्छी करेगा। ये अलग बात है कि हमारे माँ बाप भी कई बार अलाउ नहीं करते। मेरा भतीजा आया मेरे को मिलने के लिए, वो मेरे आया बड़े दिनों बाद, मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने कहा अरे तुषार क्या करता है, तो कहने लगे मैं एमएससी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मैं कहा यार मैं सारी दुनिया में लेक्चर दे रहा हूँ, अर्न व्हाइल लर्न, तू भी कुछ कमाता है? कहा नहीं नहीं ताया जी मैं तो नहीं कुछ कमाता। मैं मारू तरह थप्पड़। मैं कहा अच्छा, अब और बाकी तो बात की। मैंने कहा अगली बार आए ना मेरे पास तो कमाता हुआ आइयो, नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कहने लगा ठीक है। गया, वो गया तो उसने काम ढूंढना शुरू किया, उसको लगा मैं कोचिंग कराऊं, तो वो ढूंढा इधर उधर, उसको 4-5-6 दिन परेशान हुआ थोड़ा सा। उसकी माँ ने पूछा अरे तू 5-6 दिन से कुछ थोड़ा अपसेट सा लग रहा है, आता भी शाम को देर से, शाह के बाद आता, लेकिन तू बड़े देर से आता है, क्या चक्कर क्या तेरा, क्या मामला है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जरा माँ ने लगे अरे बात बता क्या मामला है? उनका ऐसा है मैं कोई कमाई करने की सोच रहा हूँ। कमाई करने की? क्यों, हम मर गए, तू क्यों कमाई करेगा? क्यों नहीं, वो मैं ताया जी के पास गया था, फिर ताया जी ने कहा कि क्या नाम है मेरे पास अगली बार आइयो तो क्या नाम है कमाता हुआ आइयो, इसलिए मैं कोई कमाई करने की सोच रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है तेरे को आज के बाद ताया के पास जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। शाबाश, माँ ही कह रही है। ये तो क्यों, जो तेरा ताया ना वो तो फक्कड़ आदमी है, उसको तो कुछ करना नहीं, तेरे को भी ऐसे लगाएगा, तू क्या वो पता है के पास ही नहीं जा। ओ तेरी, उसने टेलीफोन करके कहा मम्मी ऐसा कहती है। लेकिन जरा ध्यान कर लीजिए, हमारी एम्प्लॉयमेंट के द्वार खोलने का पहला मंत्र है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न। आप एमए फाइनल करने के बाद जिस टाइम हो तो आपको कोई अच्छी जॉब मिले, जंप कर जाइए, जॉब में चले जाओ। आपको जॉब ना मिले तो आप 15-18 हज़ार रुपए तो पहले कमा रहे हैं, फुल टाइम होते ही आप 25-30 हज़ार में चले जाओगे, आपका एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का एक दिन भी नहीं आएगा। एक दूसरा है डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। ये जॉब सीकर की मानसिकता जो है ना, ये सब खराब करती है। जॉब सीकर क्या होता है? नौकर। नौकर की हमेशा लिमिटेशन रहेगी जिंदगी भर। आईएएस बन जाइए, नौकर, लिमिटेशन रहेगी।
जॉब प्रोवाइडर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। नौकर की मानसिकता कभी भी मनुष्य को जिंदगी में बड़ी नहीं बना सकती। उद्यमिता कभी आपको छोटा रहने नहीं देगी। उद्यमिता के लिए यह शब्द है जॉब प्रोवाइडर, नौकर के लिए है जॉब सीकर। एक लड़का रहने वाला वहां का क्या नाम है, अयोध्या के पास एक गांव का, बीए किया, काम मिला नहीं, एक छोटे स्कूल में नौकरी कर ली, लोग मास्टर जी कहने लगे, बाकी ट्यूशन करने लग गया। लेकिन उसके दिल दिमाग में हमेशा रहता था नौकरी ठीक नहीं है, कोई अपना काम करेंगे ना। उसने उससे बात की, 92-93 की बात है। तो उस समय पर बात की तो उसने कहा कि भाई ऐसा कर, उसके दोस्तों ने सलाह दी तू दिल्ली चला जा, दिल्ली अगर बड़ी कमाई होती है। उन्होंने कहा दिल्ली कहाँ जाऊँ, दिल्ली तो मेरा कोई परिचित नहीं है। अरे उन्होंने कहा दिल्ली दिल वालों की है, वहाँ इतने लोग जाते हैं, तू तो बीए पास है, ठीक है। हिम्मत की, दिल्ली पहुंच गया। गांव का कोई व्यक्ति था, उसका एड्रेस लेकर पहुंच गया। इसके पास गया, गांव का चाचा, ये गांव का चाचा जो है ये क्या करता था, पंजाबी बाग में टिक्की गोलगप्पे की एक रेडी लगाता था। इसके पास पहुंच गया, टिक्की, उन्होंने कहा कैसे आया, उन्होंने कहा गांव से आया हूँ काम की तलाश में। कहाँ ठहरेगा, कहाँ ठहरूंगा चाचा, आपके पास ही ठहरूंगा। काम क्या करेगा, अभी जब तक काम नहीं तेरे साथ ये टिक्की गोलगप्पे ही लगाऊंगा। और उसे टिक्की गोलगप्पे की रेडी पर काम ही करना शुरू किया। जरा सफाई सफाई रखनी शुरू कर दी, अंग्रेजी छोटी मोटी बोलनी शुरू कर दी, ग्राहकों को अच्छे ढंग से डील करना शुरू कर दिया। 8-10 दिन बाद इसने चाचा मैं भी बनाऊं, ये बनाना सीख लिया। तो 15-20 दिन, महीने में ये अच्छा खासा जानकार हो गया। और क्योंकि ये अंग्रेजी बोलता था, सफाई अच्छी रखता था, प्यार से बोलता था, इसलिए इसकी दुकान पे सेल बढ़ने लग गई। तो पहले से जो 350-400 रुपए रोज की सेल होती थी, अब बढ़कर 600, 650, 700 होने लग गई। चाचा भी खुश, ये भी खुश, बात बन गई। फिर चाचे को एक बार गांव जाना था, इन्होंने कहा चाचा गांव जा, चिंता नहीं कर, मैं संभाल लूंगा। चाचा जब तक गांव से आए, इसने सेल 1000 रुपए तक बढ़ा दी। कुल मिला के काफी अच्छा चल गया। चाचा भी खुश, ये भी खुश, और बड़ा इनकी कमाई भी होने लग गई। ठीक हो गया। फिर इसने कहा चाचा एक दिन 4-6 महीने बाद, चाचा मेरे को आजाद दे, मैं अपनी रेडी अलग लगाता हूँ। उसने कहा मेरा सारा ग्राहक तो तू खींच जाएगा। इन्होंने कहा नहीं मैं दूर लगाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं दूर लगा। रानी बाग में उसने वो लगाई और अपनी रेडी का नाम लिखा बिट्टू टिक्की वाला, ऐसा। और बिट्टू टिक्की वाला ये उसने वहां पर अपनी रेडी लगाई और उस रेडी उसमें काम चला इसका, अच्छा काम चल गया। अब मैं लंबी स्टोरी है उसमें डिटेल में नहीं जाता हूं। इसने खोखा, खोखे से दुकान छोटी, छोटी से बड़ी दुकान, बड़ी दुकान से कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया। आज आप अगर ये उठाओ और गूगल सर्च करो और गूगल में लिखो BTW, ये BTW क्या है मालूम है? बिट्टू का बी, टिक्की का टी, वाला का डब्ल्यू है। तो बिट्टू टिक्की वाला, नाम कंपनी का रखा BTW। BTW कैटरिंग लिखिए, अभी लिखो, देखोगे BTW कैटरिंग लिखो। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैटरिंग का ब्रांड है। 500 करोड़ की ये कंपनी है और 2000 लड़के लड़कियों को रोजगार देता है दिल्ली आकर। आप ताली भी नहीं बजा रहे उसके नाम पर। इसका नाम है सत्यराम यादव। स्वदेशी जागरण मंच का दिल्ली का सम्मेलन था, मेरे साथ अध्यक्षता के लिए बिठा दिया इसको, मैं जानता नहीं था। वो आके बैठा, मैंने पूछा और जी क्या नाम है आपका? तो कह लगे SR यादव। मैं क्या काम करते हैं? तो शायद तो मैं कह जी हम तो टिक्की छोला बेचते हैं। तो बढ़ाई यार, है इतनी बड़े यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर लोग आते हैं, ये टिक्की छोले वाले को कहाँ बिठा दिया मेरे साथ अध्यक्षता के लिए? मैंने वो अपने आयोजक की तरफ देखा, आयोजक नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मैं कहा होगा कुछ। जब वो स्टोरी बताने के लिए खड़ा हुआ कि मैं ऐसे अयोध्या से ऐसे गांव में, सारी स्टोरी उसने बताई, मैं देख के हैरान। उसने कहा कि मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहता था नौकरी करनी नहीं है, नौकरियां देनी है किसी को। अयोध्या के दूर गांव का यूपी का लड़का, हमारे यहां पंजाब वगैरह में उनको यूपी के भैये बोल देते हैं। अगर बड़ा पैसा चाहिए तो कल्पना कैसे बन गई है, तुम्हारे यहाँ की है, नागपुर की, ये वर्धा की। वर्धा आज मैं जाने वाला हूं। वर्धा की एक लड़की, सुना ना आपने? वर्धा की एक लड़की है, अनपढ़, 8वीं पास नहीं हुई है वो। 24-25 साल पहले की बात है। उसकी शादी हो गई वहां मुंबई में, मार पिटाई हो गई, घर वाले ने निकाल दिया और तंग आके सुसाइड करने का उसने कर लिया, लेकिन किसी तरह बच गई। बच गई तो क्या करूं, तो बच गई तो क्या करूं, तो कुछ ही है। उसकी बुआ ने, उसकी स्टोरी में आया है, उसकी बुआ ने उसको कहा बच्चे तुम मरती क्यों, आत्महत्या क्यों करती है? चूहे की दवाई खा ली थी उसने।
बच्चे तुम मरती क्या है? भगवान ने तेरे को भेजा है तो जिंदगी जीने के लिए भेजा है, मरने के लिए नहीं भेजा। मरना होता तो पहले ही मार देता। उसको आइडिया लग गया, वो वापस मुंबई गई मौसी के यहाँ। वहां पर उसने पहले सिलाई कटाई से शुरू किया, फिर कैटरिंग से शुरू किया, फिर बाकी किया। आज कमानी ट्यूब्स की मालिक है वो। राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड किया है। और कमानी ट्यूब्स का वैल्यूएशन आप उठा के अपने गूगल में देखिए। कमानी ट्यूब्स की वैल्यूएशन है 1000 करोड़ रुपया, और 1200 लड़के लड़कियां काम करते हैं मुंबई में। कल्पना सरोज आपके वर्धा की है, 8वीं पास लड़की है, और एसटी कम्युनिटी से। उद्यमिता के 5 गुण रहे ना। ये लड़की ने वाक्य पहला शब्द तूने बोला था ना, वो ये सबसे प्राइम शब्द है। ये लड़की तो भूल गई मैं क्या बोली थी। पहला शब्द क्या बोला था तूने बच्चों? हैं जुनून। ये जुनून जो है ना, ये सब प्रकार के उसका वो देता है। ये जॉब सीकर नौकरी के चक्कर का छोड़कर जरा अमीर और बड़ा बनने का जुनून लेकर आ जाइए। ये उद्यमिता के 5 गुण आपकी सहायता करेंगे। हमने सब स्टडी करके देख लिया है। जिन्होंने भी ये किया है, इन 5 गुणों को आधार बनाया है। और 5वां मंत्र है नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट। लेट मी रिपीट अगेन, नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट। अभी जो एक बुक आई है छोटी सी, क्या है, क्या पुनः बनाए भारत महान, वो मैंने और हमारे भिवानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर आर के मित्तल, हम दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है। उसके बैक पर हमने ये 5 मंत्र दिए हैं। हाँ यस, हाँ ठीक। ये एक पुस्तक है, छोटी पुस्तक है आप लोगों के लिए। अब ये आप लोगों के टीचर्स इसको कैसे प्रोवाइड कराते हैं आई डोंट नो, वो देख लीजिए यहाँ पर। सॉफ्ट कॉपी है, इसको जरा छुपाने छुपाने का प्रोसेस कर लीजिएगा। इसकी बैक पर हमने ये 5 मंत्र दिए हैं। इसके बीच में जो मैंने आज बोला है उसका कुछ सार संक्षिप्त है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और छोटी केवल इसलिए बनाई है कि बच्चे जो है ना वो बाकी भी पढ़ते नहीं, अपनी एकेडमिक किताबें नहीं पढ़ते, तो ये क्या पढ़ेंगे, इसलिए इसको छोटी रखा है, केवल 32 पृष्ठों की रखा है। लेकिन इसके पीछे 5 हमने ये मंत्र ये लिखे हुए हैं। नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट इज द 5th मंत्र। और ये मंत्र क्या है? कोई मेरे से पूछता है कि ये देशभक्ति सिखाने का है। यस, बट वो कहने कि देशभक्ति क्या इकोनॉमिक्स में काम करती है? मैं कहा यस करती है। कैसे करती है? टाटा, एक आपको आज अंदर की बात बताता हूं, क्योंकि वो ऐसी कोई गलत बात नहीं है इसलिए बताता हूं। हम डॉक्टर अश्विनी महाजन, हमारा स्वदेशी का एक थिंक टैंक ऊपर वहाँ काम करता है। हम जो भी देश की आर्थिक क्षेत्र में कोई गड़बड़ी वगैरह होती है ऐसे ऐसे। टाटा ग्रुप की एक कंपनी ने एक विषय में टैक्स इवेजन किया था। हमारे को सूत्र मिले, हमने थोड़ा रिसर्च कराया, एग्जैक्ट मिल गया कि टाटा की ग्रुप की इस कंपनी ने टैक्स इवेजन किया है। हम पकड़े गए, हमारे ध्यान में आ गया, वो आ गया। टीम बैठे 4-5 लोग, तो थोड़ा विचार था। मैंने कहा गो इट, देखी जाएगी। टाटा की कंपनी हो या कोई कंपनी हो, अगर टैक्स चुराया है तो वी विल गो अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैंने कह दिया बाद में ये शाम को दोबारा बैठेंगे, ठीक है। शाम को 6-7 लोग सारे मेरे को कह गए, अरे सतीश जी क्या टाटा के खिलाफ हम बात करेंगे? मैं कहूँ गड़बड़, अरे क्या यार, क्या नाम है, उनकी 70 कंपनियां हैं, 69 ठीक चल रही है, एक ने गड़बड़ी कर दी तो उसके अगेंस्ट जाना है क्या? मैंने बहुत जोर लगाया, मेरी टीम ने अलाउ ही नहीं किया कि हम उस केस को आगे परस्यू करें। क्यों? बाद में मैंने सोचा क्यों। उसका मूल कारण है टाटा हमेशा नेशन फर्स्ट चलते हैं, टाटा हमेशा स्वदेशी मस्ट करते हैं। इसलिए उसकी नेशन के प्रति कमिटमेंट ने उसके प्रति ऐसी विश्वसनीयता का एक आवरण खड़ा किया कि अगर उससे कोई गड़बड़ी हो भी गई तो उसका विश्वसनीयता का वो आवरण जो है उसकी सुरक्षा करता है। इसलिए जो नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट वाले करते हैं उनको इकोनॉमिक उस पर भी अंततोगत्वा लाभ मिलता है। ये अलग बात है, इकोनॉमिक लाभ लेने के लिए कभी नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट की नीति पर नहीं चलना। ये हर एक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट की नीति पर चले। तो इन 5 मंत्रों के हिसाब से अगर हम चलेंगे, दावे के साथ कहता हूं, पिछले 7-8 वर्षों के गहन अध्ययन और सारी देश भर में घूमते हुए, सब प्रकार के लोगों से बातचीत करते हुए,
मुझे यहाँ कहना कोई संकोच नहीं, क्योंकि ये मेरे गर्व का विषय है। मैंने मोचियों के भी इंटरव्यू लिए हैं, मैंने ऑटो चलाने वालों के भी इंटरव्यू लिए हैं, रिक्शा चलाने वालों के लिए हैं, रेडी छब्बा लगाने के लिए इंटरव्यू लिए हैं, और मैंने CMI के महेश व्यास से मुंबई के 13वें माले पर बैठ के भी 2.5 घंटे बातचीत की है। मैंने सामान्य किसानों से बातचीत किया, मजदूरों से बातचीत की, और मैंने नीति आयोग में बातचीत की है। मुझे कोई उसमें हिसाब किताब नहीं है, लेकिन सब उसके लिए गया हूं। क्यों? मेरे बच्चों का किसमें से रोजगार निकलना है, उसकी मुझे स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए नागपुर के बच्चों के बारे में तो वैसे ही हमारे को लगा, मैं जब छोटी बचपन में शायद तब से मैं नागपुर की कहानी सुन रहा हूं। इसलिए बाकी सब अलग बात है, नागपुर के बच्चों पे मेरा वैसे अधिकार है। देश भर में एम्प्लॉयमेंट सृजन का, विद्यार्थियों का सेल्फ मॉडल, वो अभी मैं कभी हरियाणा का उदाहरण देता हूं, कभी दिल्ली के या कभी कहीं के, नो, मुझे नागपुर का ही उदाहरण चाहिए, और इसी नागपुर यूनिवर्सिटी का, इसी तुकाराम तुकडोजी महाराज की यूनिवर्सिटी का चाहिए, क्योंकि मेरे प्रथम संयोजक इसी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। बोलो देते हो? मैं फेसबुक पर आमतौर पे स्वदेशी चिट्ठी लिखता हूं, इसलिए मैं बहुत जगह कहता हूं मैं डाकिया हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। नागपुर यूनिवर्सिटी के आप ये जो यहाँ 40-50 बच्चे बैठे हो, आपकी सक्सेस स्टोरी की स्वदेशी चिट्ठी लिखने की मेरी इच्छा है। लोग कहें स्टीव जी आप नागपुर वालों की बड़ी चिट्ठी लिखते हो, नागपुर के स्टूडेंट की बड़ी, इस यूनिवर्सिटी से बड़ा प्यार है आपको। हाँ है। इसलिए जो बाद में आएंगे, जो नहीं सुन रहे उनके बाद में देखेंगे, जो आ गए चाहे गलती से आए चाहे इच्छा से आए, आ गए। लेकिन जो आए बैठे हो, आपसे मुझे आश्वस्ति चाहिए, हम अपना इसी महीने ही, आज अभी 3 तारीख है, 1 मार्च आते आते तक यहां बैठे 60-70 अर्न वाइल लर्न की प्रक्रिया में, चाहे आप 2,000 रुपया महीना कमाना शुरू करो, मुझे दिक्कत नहीं, 3,000 कमाना शुरू करो, किससे कमाओ ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक का अपना अपना हिसाब होता है जी। लेकिन 5 मंत्रों की सहायता से प्रारंभ करेंगे आप लोग, निश्चित रूप से आप अपने प्रति गंभीर हो जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाएंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रति गंभीर हो जाएंगे, आप अपनी फैमिली के प्रति गंभीर हो जाएंगे, और आप अपनी सोसाइटी और देश के प्रति गंभीर हो जाओगे। स्वावलंबी भारत अभियान, इसकी शुरुआत हमने इसी के लिए की है, इस देश को दुनिया का फिर से वैसा ही महान बनाना है जैसा कभी पहले हम रहे हैं। ये 300-400 सालों के चक्र में हम पिछड़ गए दुनिया की रेस से। अब दोबारा सामाजिक नेतृत्व श्रेष्ठ है, राजनीतिक नेतृत्व श्रेष्ठ है, बाकी सब श्रेष्ठ है। इस समय पर एग्जैक्ट टाइम है हमारे को फिर से भारत को उसी वैभवशाली परंपरा पर ले जाने के लिए। उसके लिए नागपुर से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, स्थान कोई नहीं हो सकता, और आपसे योग्य कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। विक्टर ह्यूगो को कोट करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। विक्टर ह्यूगो हुआ तो पश्चिमी दार्शनिक है, उसके प्रसिद्ध कोट है, नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। इसलिए भारत में स्वदेशी का समय आ गया है और विश्व में भारत का समय आ गया है। तो हम विश्व को लीड करने की तैयारी करें, और विश्व को लीड करने वाले उस देश के युवा जैसे होने चाहिए, वैसे युवाओं का प्रेरणादायी उदाहरण इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और उनको मेंटर करने वाले उनके अध्यापक जन करेंगे। इस आश्वासन, इस अपेक्षा, इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आपने इतने ध्यान से सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वदेशी, जय भारत। सतीश जी धन्यवाद। यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स भी बैठे हैं, तो नेशन फर्स्ट तो हम जानते हैं, स्वदेशी मस्ट नहीं जानते थे। तो नेशन फर्स्ट एंड स्वदेशी मस्ट, ये जो नारा हमको उन्होंने दिया है, ये जो प्रेरणा हमको दी है, और सच में रोजगार हमने खुद ने क्रिएट करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने हमको दिए। सतीश जी, विश्वविद्यालय की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रकुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं अध्यक्षीय संबोधन द्यावं। मैं सर्वप्रथम
राजसंत तुकडोजी महाराज इन्हें वंदन करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के प्रमुख वक्ता आदरणीय श्री सतीश कुमार, अखिल भारतीय संगठक स्वावलंबी भारत अभियान, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विकास मंडल के संचालक डॉक्टर अभय मुदगल, राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालक डॉक्टर सोपानदेव पिसे, विदर्भ स्वदेशी जागरण मंच के संगठक डॉक्टर शिरीजी तारे, स्वदेशी जागरण मंच के सभी पदाधिकारी, विविध महाविद्यालय से आए हुए एनएसएस के कोऑर्डिनेटर और विविध महाविद्यालय से आए हुए सभी विद्यार्थी बंधु और भगिनी, राजसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ विद्यार्थी विकास मंडळ, स्वावलंबी भारत अभियान अंतर्गत युवकांसाठी रोजगाराभिमुख मार्गदर्शन। आज हम लोगों ने जो सारगर्भित मार्गदर्शन आपने सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आपको पता है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और हमारे विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में युवकों के लिए रोजगार अभिमुख मार्गदर्शन, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शताब्दी वर्ष की ये शुरुआत, और इस आपको जो मार्गदर्शन मिला है, इस मार्गदर्शन ने आदरणीय सतीश कुमार जी ने उनका जो पूरे भारतवर्ष में जो भ्रमण होता है और उन्होंने जहाँ जहाँ ये प्रयोग किए आपके सामने सन्मुख, बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं और आपके सामने आपको 5 मंत्र भी दिए और इस 5 मंत्र में हमारे विद्यार्थियों का पूरी डेवलपमेंट, पूर्ण विकास, शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास और पूरे हमारे समाज का उत्थान अंतर्भूत है। मैं जब पढ़ता था तब पढ़ने में एक बात आई थी कि हमारा भारत पहले, यानी अंग्रेज आने के पहले आर्थिक सुख संपन्न था। हमारे भारतवर्ष में हमारी जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण विकास पे आधारित अर्थव्यवस्था थी। उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जजमानी पद्धति थी, जिसको हम जजमानी सिस्टम को बोलते हैं बलूतदारी व्यवस्था। और इस जजमानी सिस्टम में जो खेती करने वाला है, जो हम जिसको बोलते हैं कि काश्तकार जो बोलते हैं, वो प्रमुख था। और उसके साथ साथ उसके डिपेंड, उस पर जो निर्भरित थे, जो 12 बलूतेदार थे, सोनार, चिंपी, आपा, चामार, लोहार, सुतार, और सभी हमारे देश में ये सभी 12 बलूतेदार एक प्रकार का इकोनॉमिकली सिस्टम था और कोई बेरोजगार नहीं दिखता था।
लेकिन उसके बाद में जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने हमारे भारत में जब राज किया, उनको ये कुछ नहीं चाहिए था। उनको तो चाहिए था कि हम उनका ऑफिस चलाने के लिए उनको क्लर्क चाहिए थे, बाबू चाहिए थे। देश चलाने के लिए उनको सोल्जर चाहिए थे। तो उन्होंने अपने मुताबिक व्यवस्था प्रस्तावित की। लेकिन उस समय में भी, जैसा सतीश जी ने उदाहरण दिया जमशेदजी टाटा का, उन्होंने अर्निंग अपना कब शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि उम्र के 11 साल। और अब उस समय में उन्होंने जब उम्र के 11 साल में काम शुरू किया, तो आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे विदेश में टाटा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। मुझे याद है कि गांव के एक लड़के की कहानी है। जब वो गांव में रहता था, जब 10-12 साल का था, तब वो देखता था कि मेरे अंकल के पास बहुत पैसे रहते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं रहते। एक बार उसने अपने चाचा के जो पैंट थे उससे पैसे चुरा लिए, और उसको लगता था कि इसका मैं क्या करूं। अब अगर पता चल गए उस समय में, या 20 रुपए थे, अगर वो पैसे अगर घर में दिख गए तो मुझे मार पड़ेगी। तो उसने वो 20 रुपए की नोट 2 टुकड़े करके फेंक दिए। जब घर में गया, पता चला कि 20 रुपए की नोट के चिटोरे कहीं उसी घर के लोगों को मिले, तो उसको पिटाई पड़ गई। तब उस समय उसे लगा कि मेरे अंकल के पास 20 रुपए रहते, इतने पैसे रहते, पैंट में भरे रहते, मेरे पास भी ऐसे पैसे होना चाहिए। जैसा अपने को बचपन में लगता है, अरे बड़े लोगों के पास इतने पैसे रहते, हमारे पास तो कुछ नहीं रहते, मेरे पास भी ऐसी गड्डी होना चाहिए। तब उसको पिटाई पड़ने के बाद उसके चाचा ने बोला, अगर तुझे पैसे चाहिए तो काम करना पड़ता है, तू काम करेगा तो तेरे पास भी वैसे पैसे आएंगे। तो वो बोला कि मैं तो पढ़ाई करता हूँ, तो काम कैसा करूँगा। बोले खेती में जाके काम कर, सवेरे जाके काम कर, पैसे मिलते हैं। तो उसने काम चालू किया, उसको पैसे मिलते गए और पढ़ाई भी करते गए। और जो पैसे आते थे, जो स्कूल का सेविंग ये रहता है, संचय नहीं रहती है, उसमें जमा करते गया। उसके बाद में उसको पता चला कि पैसे कमाने से, पैसे रहने से ज़रा अच्छा रुतबा मिलता है। अपने फ्रेंड भी अपने नज़दीक आते हैं, उस पर खर्चा अपने पैसे खर्चा करना पड़ता है। उसके बाद में उसने सोचा कि मैं ये अभी थोड़े पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो उन्होंने 10वीं के बाद जब वो सिटी में गया, और सिटी में जाने के बाद उसने जब पढ़ाई की, तब भी उसने वही किया। सवेरे कॉलेज जाता था, दोपहर में कमाई करता था। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मैं तो अर्न एंड लर्न दोनों बातें थी, अर्न भी करता था और लर्न भी करता था। और सतीश जी ने जैसा बताया, जो व्यक्ति काम करता है और काम करके पैसे कमाता है, वो अभ्यास में भी पहला होता है। तो स्कूल में पहला आता था, कॉलेज में भी पहला आता था। उसके बाद में उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की, तो वो आज व्यक्ति एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। और अगर हम जब कमाते हैं, ऐसा बोला कि इन्होंने जो सतीश जी ने जो मंत्र बताया है, स्टार्ट अर्निंग एंड अर्ली, हमने अगर हमारे जीवन में, अगर हम जब पढ़ते हैं और हमारे पास बहुत समय होता है, तब हम माँ बाप को बोलते हैं कि यार समय नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ। उस समय में अगर हमने कुछ किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारे इसमें काम करने का जुनून वो पैदा होता है।
नहीं तो हम सोचेंगे कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएट होऊंगा, तब काम करूंगा, तो हमारे 25-30 साल चले जाते हैं। हमारा जो काम करने का उत्साह का जो पीरियड रहता है, जो समय रहता है, वो निकल जाता है। फिर हम निरुत्साह हो जाते हैं, फिर डिपेंड रहते हैं। तो जैसा हमारे तरफ बच्चे आते हैं, सर 15,000 की भी नौकरी मिल जाए तो चलेगा, लेकिन नौकरी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब काम करोगे, जैसा उन्होंने टिक्की का उदाहरण बताया, आज टिक्की वाला अब्जोपति है, करोड़ोपति है, तो वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सतीश जी ने आपकी शाला ली, आपका एक वर्कशॉप दिया ना, तो उन्होंने बताया कि आप नॉलेज प्राप्त करो, लेकिन वो नॉलेज का रूपांतर किस में होना चाहिए? अर्निंग में होना चाहिए। तब हमारे नॉलेज का महत्व है। हम भी सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में, मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो पूरा पैकेज होके निकलूंगा। अब आज के ज़माने में पूरा फुल पैकेज बोलते हैं ना, तो फुल पैकेज होके निकलूंगा। मैं यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद मेरे दिमाग में वो बात नहीं रहनी चाहिए कि मैं क्या करूं। मैं जब निकलूंगा तो बोलूंगा, "अरे, कोई चिंता नहीं, आओ हमारे साथ काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, खुद का व्यवसाय करो। हमको जो भी आता है, जो भी आता है वो हमने काम करना चाहिए।" मुझे ऐसा लगता है सतीश जी का जो आज ने जो उद्बोधन किया है, आपको जो मार्गदर्शन किया है, वही स्वावलंबी भारत का अभियान का पहलू है। हमारे यहाँ से जो बच्चे निकले वो फुल फुल प्रोडक्ट निकलना चाहिए, यानी साथ साथ में जब हम हमारे पड़ोस में जाएंगे, हमारे कहीं पे भी जाएंगे, तो हमने लोगों को बताना चाहिए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप काम करो। अगर आप ऐसा काम करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सतीश जी ने बताया कि नौकरी कितने लोग मांग, कितनी नौकरी? 7% नौकरी है, 7% नौकरी है, और लोग कितने? 100% है। 93% लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए आपने नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बनना चाहिए। और इस दूसरे सभी ने अगर विचार किया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा, हमारे समाज में भी अच्छा काम होगा, और हमारा देश इससे ही स्वावलंबी बनने वाला है, और जीडीपी इससे ही बढ़ने वाला है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने की, तो युवाओं से जीडीपी ग्रोथ बढ़ने वाला है। और मैं फिर इस माध्यम से हम भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं, जैसा हमको सतीश जी ने बताया, आप ईडीपी के ऊपर काम करो, वो भी हम करने वाले हैं। साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर भी हम काम करने वाले हैं। जॉब प्लेसमेंट के ऊपर भी हम काम करने वाले हैं।